रावण के 10 सिर ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? एक पौराणिक कथा, है ना? लेकिन सोचिए, अगर यही नाम आज के दौर की एक बौद्धिक बहस का टाइटल बन जाए। हाल ही में आई एक किताब ने ठीक यही किया है और अकादमिक जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि ये किताब कुछ सबसे बड़े विद्वानों की तुलना एक राक्षस राजा से क्यों कर रही है? चलिए इसी को समझते हैं। तो आज की इस प्रस्तुति में हम इसी किताब रावण के 10 सिर के अंदर चलेंगे, इसके मुख्य तर्कों को परत दर परत खोलेंगे और ये देखेंगे कि आखिर ये किताब भारत के इतिहास और संस्कृति को लेकर कुछ बहुत बड़े जाने माने नामों को सीधी चुनौती कैसे देती है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर आज के एकेडमिक्स की तुलना एक पौराणिक राक्षस राजा से क्यों की जा रही है? क्या ये सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका है? किताब की भूमिका के मुताबिक नहीं, इस तुलना के पीछे एक बहुत गहरा लॉजिक है। चलिए सबसे पहले इस किताब के चुने हुए मेटाफर को ही डिकोड करते हैं। मतलब ये सिर्फ एक सतही तुलना नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है। तो जैसा कि किताब की भूमिका में लिखा है, ऐतिहासिक रावण बहुत इंटेलिजेंट था, एक महान विद्वान, और ठीक उसी तरह इस किताब में जिन 10 विद्वानों का जिक्र है वो भी बहुत पावरफुल हैं, उनके असर को कम नहीं आंका जा सकता। तो यहाँ पॉइंट उन्हें विलेन बनाने का नहीं, बल्कि उन्हें ऐसे पावरफुल थिंकर्स के रूप में देखने का है जिनका काम लेखकों के हिसाब से पारंपरिक भारतीय सोच को चैलेंज करता है। ठीक है, तो मेटाफर तो समझ आ गया। अब चलते हैं किताब के कोर आर्ग्यूमेंट पर। ये सिर्फ अलग अलग विद्वानों पर कोई पर्सनल अटैक नहीं है, बल्कि एक बड़े आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क का हिस्सा है। देखिए, ये किताब सिर्फ क्रिटिक नहीं करती, ये एक ऑल्टरनेटिव भी सामने रखती है, और वो है स्वदेशी इंडियोलॉजी। इसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि भारतीय सभ्यता को किसी वेस्टर्न लेंस से नहीं, बल्कि एक पारंपरिक, एक इंडिजिनस भारतीय नजरिए से समझा जाए और समझाया जाए। अच्छा, ये समझने के लिए कि किताब अपना क्रिटिक असल में करती कैसे है, एक केस स्टडी देखते हैं। और ये केस स्टडी है जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर पर, जिनके ऊपर किताब का पहला पूरा चैप्टर है। तो यहाँ पर ये बौद्धिक बहस बिल्कुल साफ नजर आती है। एक एक करके देखते हैं। पहला मुद्दा, भारत में इस्लामी शासन। जहां किताब के अनुसार थापर का मानना है कि शासक आर्थिक या राजनीतिक वजहों से प्रेरित थे, वहीं ये किताब इब्न उल अथीर जैसे हिस्टोरिकल टेक्स्ट का हवाला देकर कहती है कि नहीं, धार्मिक मंशा भी थी। फिर बात आती है रामायण की। थापर का कहना है कि पहली और 7वीं किताब बाद में जोड़ी गई। इसके जवाब में किताब अश्वघोष के बुद्धचरित जैसे पुराने बौद्ध ग्रंथों को सामने रखती है, जिनमें इन किताबों की घटनाओं का जिक्र है। और आखिर में भारतीय राष्ट्र का आइडिया। क्या ये एक कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन है? किताब कहती है नहीं, वो पुराणों और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे प्राचीन ग्रंथों का हवाला देकर एक एकीकृत भारतवर्ष की बात करती है। तो ये तो हुई रोमिला थापर की बात, लेकिन जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ एक सिर की कहानी नहीं है। चलिए देखते हैं कि इस किताब का दायरा कितना बड़ा है। रोमिला थापर तो बस शुरुआत है, लिस्ट में और भी 9 बड़े नाम शामिल हैं, जैसे शेल्डन पोलक, जिनकी संस्कृत के पोलिटिसाइजेशन वाली थियोरी को चैलेंज किया गया है, या फिर वेंडी डोनिगर, जिनके हिंदू ग्रंथों के साइको एनालिटिकल इंटरप्रिटेशन पर सवाल उठाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि इस लिस्ट में शशि थरूर और देवदत्त पटनायक जैसे पॉपुलर लेखक भी हैं, जो दिखाता है कि ये बहस सिर्फ यूनिवर्सिटी कैंपस तक ही सीमित नहीं है। तो आखिर इस पूरी इंटेलेक्चुअल लड़ाई का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ किताबों और सेमिनारों की बातें हैं? नहीं, इसका एक बहुत गहरा कल्चरल इंपॉर्टेंस है, जो कहीं ना कहीं हम सबको टच करता है। किताब के लेखक खुद कहते हैं कि उनका मकसद दोनों पक्षों को सामने रखना है, ताकि पढ़ने वाला खुद फैसला कर सके। उनके लिए ये एक बैटल ऑफ नैरेटिव्स है, भारत की कहानी पर कंट्रोल की लड़ाई है। सवाल ये है कि हमारा अतीत कौन लिखेगा और कैसे लिखेगा। और यहीं पर आकर ये किताब हमें एक बहुत बड़े, बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने खड़ा कर देती है कि जब किसी सभ्यता की कहानी लिखने की बात आती है, तो कलम आखिर किसके हाथ में होनी चाहिए? ये सिर्फ इतिहास का सवाल नहीं है, नहीं, ये पहचान का सवाल है, विरासत का सवाल है और आने वाले कल का सवाल है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब आज भी लिखा जा रहा है।